नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है, आज हम फिर आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की भौतिकी का पहला चैप्टर लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट। ठीक है, प्रकाश लाइट प्रकाश है क्या? प्रकाश ऊर्जा का वह स्वरूप है जो वस्तुओं की देखने की संवेदना उत्पन्न करता है, या प्रकाश से कह सकते हैं प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे, हम लोग को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यक है। इसलिए प्रकाश क्या होगा? प्रकाश वह कारक या माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं, इसी को कहा जाता है प्रदीप्त। दीप्त या अप्रदीप्त दोनों सेमी है, कहलाती हैं जैसे सूर्य, मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि। यानी दीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे ग्रह, पुस्तक, टेबल, मेज, चौकी वगैरह जो भी है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। एक ही सतह पर किसी बिंदु पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, और वह बिंदु जिस पर किरण आती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। सपोज दैट मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से अगर कोई किरण आ रही है तो आने वाली किरण क्या हो गया? आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, और जिस बिंदु पर वह आ रही है उसे कहा जाता है आपतन बिंदु, यानी ये पॉइंट हो जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किरणें अगर चल रही हैं तो ये क्या कहलाएगा? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। एक बिंदु से निकलने वाली किरणें अपसारी किरण पुंज कहलाती है। एक बिंदु से, जैसे कि मान लीजिए कि किसी एक बिंदु से जो किरणें निकल रही हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी। कौन सी किरणें? अपसारी किरण पुंज। और एक बिंदु की ओर जाती हुई किरणें अभिसारी किरण पुंज कहती है। यानी इस बिंदु पर अगर सब आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो ये क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद एक दूसरे के समांतर चलती हुई किरणें समांतर किरण पुंज कहलाती है। अब जैसे ये जो है, ये किरणें एक दूसरे के साथ साथ चल रही है तो इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। हो गया क्लियर? एक बिंदु से अगर किरणें निकल रही हैं तो अपसारी, एक बिंदु पर किरणें आ रही हैं सब तो अभिसारी, और समांतर चल रही है तो समांतर किरण पुंज। किरण पुंज को कहा जाता है किरणों का समूह। ठीक है, किरण प्रकाश की प्रकाश एवं प्रकाशीय यंत्रों के अध्ययन की क्या है? एक शाखा है। परावर्तन किसे कहेंगे? किसी भी वस्तु से प्रकाश की किरणों के टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपतन के उपरांत वापस लौटती हुई किरण परावर्तित किरण कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर यहाँ पर कोई किरण आ रही है, उसके बाद यहाँ से टकराकर जा रही है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो टकराने के बाद इस बिंदु पर मान लीजिए टकराया, इस बिंदु टकराने के बाद ये जो जा रही है वो क्या होगा? परावर्तित किरण। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा परावर्तित। परावर्तन के दो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। अगर इस पर अगर हम लंब खींच दिए तो खींचेंगे तो क्या होगा? ये होगा अभिलंब। ठीक है, और जिस बिंदु पर ये सब क्रिया हो रहा है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो क्या कहा गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु, उस पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कि ये देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण परावर्तन कोण। ठीक है, तो I बराबर R, यानी कोण I बराबर कोण R। ठीक है, परावर्तन का नियम का अनुपालन करते, परावर्तन के नियमित परावर्तन करते हैं, परावर्तन का नियम का अनुपालन जो करते हैं उसे हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। खुरदरे सतहों पर नियमित परावर्तन नहीं होता है, इसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। समतल सतहों पर नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे सतहों पर क्या होता है? नियमित परावर्तन नहीं होता है, उसे कहा जाता है विसरित परावर्तन। ठीक है,
चलिए तो आप चलते हैं दर्पण पर। दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण वह सतह है जिस पर आपतित प्रकाश किरणों का ऊर्जा का अधिकांश भाग नियमित रूप से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दर्पण सतह की ज्यामिति के अनुसार समतल वक्रतलीय होते हैं। इनमें मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का ही भाग है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, जिस गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है, उभरी हो का मतलब ऐसे। ठीक है, ये जो है आपका उभरा हुआ है तो हो जाएगा उत्तल, और जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, सॉरी ये जो है आपका उत्तल का फिगर हम बना देते हैं, ये होगा उभरी हुई है, ये चमकीली सतह है। ठीक है, ये हो गया उत्तल, और जिसकी भीतरी सतह चमकीली है ये हो जाएगा अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण कहते हैं दर्पण की परिसीमा व्यास और द्वारक द्वारा कहलाता है। जो परिसीमा होती है वो द्वारक कहलाता है, ये वाला। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहेंगे? ठीक है, प्रकाशीय तंत्र पर आपतित होने वाली किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु वस्तु कहलाता है, जबकि परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, या किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित यानी मिलती है या जिस बिंदु पर अपसारित हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रकाशीय प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बिंदुओं से मिलने से विस्तृत बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि देखो, किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें परावर्तन के बाद या वस्तु के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। परावर्तित या अपरिवर्तित प्रकाश की किरणों के वास्तविक कटान से बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जबकि परावर्तित या अपरावर्तित प्रकाश की किरणों के पीछे बढ़ाने पर जहां वे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, यदि किरणों के कटान बिंदु पर अगर प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? उसको पीछे ले जाने पर डॉट डॉट करके अगर हम लोग मिलाते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु की अपेक्षा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हमेशा जो है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा, किंतु काल्पनिक प्रतिबिंब बस सीधा होता है। पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इससे आप लोग काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंबों में अंतर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वह वास्तविक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और आपतित किरण परावर्तित किरण के मिलने पर जो कटान बिंदु होता है वहां पर जो किरणें मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है वहां पर क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब के स्थान पर प्रकाश ऊर्जा उपस्थित रहता है, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब के स्थान पर प्रकाश ऊर्जा उपस्थित नहीं रहता है। ठीक है, किसी दर्पण पर नमवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा सीधा काल्पनिक वस्तु के आकार में बराबर तथा दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु के उसके आगे रहती है। इसके आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने, सोलर कुकर में सूर्य प्रकाश को के भीतरी परावर्तन करने में होता है। मुख्य रूप से सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है, लेकिन समतल दर्पण का भी उपयोग वहां तो दोनों दर्पण लगते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। गोलीय दर्पण के जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी कहा जाता है, और इसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहलाती है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव पी कहते हैं, और इसे वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण पर आपतित किरणों का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियमों के अनुकूल होता है। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं। देखिए, जैसे ये गोलीय दर्पण है, मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा वह कहलाता है वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र से ऐसे अगर आता है तो ये यहाँ से यहाँ पर ये हो जाएगा आपका वक्रता
त्रिज्या। इसको अगर हम 20 से ऐसे काट दें, ये हो गया आपका अवतल दर्पण और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये इसको उत्तर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वक्रता त्रिज्या यानी आर, और ये जहां पर होता है इसे कहा जाता है पी। मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, पी। उत्तल दर्पण का पी ये होगा, अवतल दर्पण का पी ये होगा। ठीक है, अब देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में होगा क्या, ध्रुव के निकट और छोटे आपतन कोण पर आती हुई किरणें समकक्ष कहलाती है। जैसे कि ध्रुव के निकट अगर कोई भी किरण आएगी तो वह क्या होगा, एक तरह से ध्रुव पर ही लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण सम अक्षीय प्रकाश किरणों के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसारित होती है अवतल दर्पण में, जिस बिंदु पर अभिसारित होती है मालूम पड़ती है उत्तल दर्पण में, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रकाश स्रोत से मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण आती है दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। ठीक है, और फोकस कहते हैं, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर कहा जाता है। ठीक है, गोलाकार दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है, अर्थात r बराबर 2f या f बराबर r बाय 2। गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय नई कार्तिक चिन्ह पार्टी का उपयोग करते हैं। इस परिपाटी में ध्रुव जो मूल बिंदु तथा इसके मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति x अक्ष मानते हैं। इसके अनुसार वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। धनात्मक अक्ष की ओर मापी गई दूरियों को धनात्मक तथा ऋणात्मक अक्ष की ओर मापी गई दूरियों को ऋणात्मक मानी जाती है। अवतल दर्पण में जो भी दूरी मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी, उत्तल दर्पण में जो भी दूरी मापी जाएगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण। आप लोग उत्तल दर्पण की विशेषताएं। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु पर बना प्रतिबिंब पीछे और फोकस के भीतर बनता है तथा हमेशा काल्पनिक और सीधा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में रखी गई हो तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है। यह बिंदु मात्र होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के बनाए गए प्रतिबिंब आकार उसकी प्रकृति दर्पण से वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत ही छोटा होता है। दर्पण के वक्ता केंद्र पर दूर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। यह वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग देखिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों के अग्रदीपों में, हेडलाइटों में किया जाता है। डॉक्टर इसका उपयोग मरीजों के शरीर के खास हिस्से जैसे दांत, कान आदि देखने में करते हैं। ठीक है, और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आगे का इसका भाग लेकर, ताकि आप लोगों को ज़रा लंबा वीडियो ना मिले और छोटा छोटा वीडियो मिले, ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके।